दोस्तों, हम बात तो करते हैं हमेशा निरोगी रहने की। वर्तमान समय भोग से भरा हुआ है, विलासिता से भरा हुआ है, और जब निरोगी की बात करें तो हमें पंच तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि निरोगी काया हमारे अंदर से ही आ सकती है। कोई दे नहीं सकता, ना कोई बना सकता है। कोई देगा या बना के देगा तो उधार की जिंदगी कुछ दिन ही रह सकती है। इसलिए अब जो समय आया है, लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुख करने लगे हैं। तो आज मैं शख्सियत के प्रोग्राम में एक ऐसे ही चिकित्सक को आपसे रूबरू करवा रहा हूं। आप हैं डॉक्टर विवेक भारती जी, योग और नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं। तो ये हम समझना चाहेंगे कि जो एक पहले जो विधा थी, योग को तो लोग मानते हैं, ठीक है, योग एक समय है कि जल्दी जुड़ाव होता है, लोगों ने एक एक्सरसाइज सा समझ लिया है जी, ठीक है। पर योग एक जो हम पढ़ते हैं संस्कृत में और हिंदी में, योग तो जुड़ना है जी। तो आप एक चिकित्सक होने के नाते हम चाहेंगे कि योग को किस तरह से देते हैं और किस तरह आप करवाते हैं। जी, योग वाकई जुड़ा हुआ है या योग जिस तरह से आज कहीं भी खड़े होकर के लोग चालू हो जाते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं वो है? थोड़ा सा मैं योग के बारे में योग जो हम 1 घंटे सत्र में करते हैं, जो कि अभ्यास के रूप में सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम या व्यायाम ये होता है, ये वास्तविकता में ये योग नहीं है। जैसे कि आपने कहा योग अर्थात जोड़ना है, पर योग का पहला अर्थ है अनुशासन। अनुशासन। अच्छा। अनुशासन जब आएगा तो वो अनुशासन कहां से शुरू होगा? आपको अगर सुबह उठ के योग करना है तो आपको समय से सोना पड़ेगा। ठीक है, बराबर है। समय से उठना पड़ेगा। रात का खाना आपको गरिष्ठ नहीं हल्का खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठ करके जब योग करना शुरू करेंगे तो शरीर झुकेगा ही नहीं अगर आपका शरीर में भरा हुआ है भोजन रात का जो गरिष्ठ है। तो हम जो 1 घंटा करने वाले हैं, उस 1 घंटे को करने के लिए जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, जो अनुशासन आता है, वह वास्तविकता में योग है। अच्छा। तो वो 23 घंटे जो हम 1 घंटे करने के लिए रहते हैं, जीते हैं, वो है योग। और जब आप योग करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर पूरा शरीर का शुद्धिकरण होता है। अच्छा। योग की सारी क्रियाएं शुद्धिकरण पर केंद्रित हैं। तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो शरीर शुद्ध हुआ, अंतर्मन शुद्ध हुआ, तो आपकी दिनचर्या कैसे रहने वाली है? क्या शुद्ध मन, शुद्ध शरीर चारों तरफ सकारात्मकता नहीं देखेगा? क्या वो सबसे जुड़कर प्रेम नहीं बांटेगा? तो बिल्कुल बांटेगा। ठीक है, पर जो अभी जो योग के नाम पे चलती हैं, मैं जिक्र कर रहा हूं कि आजकल जिस तरह से अपने रायपुर में भी जिम का ट्रेंड चला है जी, और जिम के साथ साथ में भी जुम्बा एक्सरसाइज चालू हो गई है जी, और उसे कहीं बोलते हैं यह भी योग है। तो मैं ये चल रहा हूं, एक्सरसाइज और योग दोनों समान है या कुछ अंतर है? ठीक। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज, जिम या जुम्बा की बात करें और योग की बात करें, तो योग में आसन या व्यायाम एक हिस्सा है, पूरा योग नहीं है। बिल्कुल। और बाकी जो व्यायाम है वो ज्यादातर शरीर पर केंद्रित है। पर व्यायाम करने का लाभ मन को भी मिलता है, मन को प्रसन्नता मिलती है, उससे भी ताजगी आती है, उससे भी ताजगी आएगी। बट योग में ऐसा क्या है जो बाकी व्यायाम पद्धतियों में नहीं है? तो योग में है 5 स्तर पर शरीर और व्यक्तित्व का विकास। 5 स्तर पे? 5 स्तर। अब वो 5 स्तर कौन से हुए? तो सबसे पहले शारीरिक स्तर। शारीरिक, ठीक है। दूसरा है मानसिक स्तर। तीसरा भावनात्मक स्तर। चौथा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर। और 5वां आध्यात्मिक स्तर। तो योग वह विधा है ये जो 5 स्तर पर हमें पूर्ण बनाती है। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है वो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक प्राणी नहीं है। मनुष्य जो है वो भावनात्मक प्राणी है। मनुष्य भावनात्मक प्राणी, मतलब बौद्धिक प्राणी नहीं, बौद्धिक प्राणी नहीं है। गजब की बात है। पर अभी तक जो हमको पढ़ाया गया है वो पढ़ाया कि मनुष्य एक बौद्धिक, सामाजिक और बौद्धिक प्राणी है। अब आज डॉक्टर विवेक कह रहा है, विवेक कह रहा है तो मानना पड़ेगा। विवेक मैं कारण बताऊंगा। भावनात्मक, मैं इसको क्लियर करता हूँ ना, तो पहली बार एक चीज आ रही है, थोड़ा सा आपको अपने पढ़ाई को समझना पड़ेगा
डॉक्टर विवेक का योग को लेकर के, जब योग की विधा से और वैदिक विज्ञान के माध्यम से कहूं मैं, अगर आप कह रहे हैं कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी ही नहीं है, उससे ज्यादा वो भावनात्मक प्राणी है, उत्तर है। इसको मैं उदाहरण से बताऊं, बिल्कुल, क्योंकि उदाहरण से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, हाँ जी, तब से लेकर जब तक हम कोई भी ब्रेड अर्निंग, एजुकेशन अर्न नहीं कर लेते, तब तक हमारे लेफ्ट मस्तिष्क को ट्रेन किया जाता है। जितनी भी शिक्षा होती है ना, बौद्धिक की बात करते हैं, वो सब कुछ लेफ्ट ब्रेन की ओर जाता है। राइट। पर जितनी भी भावनाएं हैं और जिसका नियंत्रण का हिस्सा है, वो हमारे राइट ब्रेन के पास में है। अब अगर हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से जानना चाहें जी, तो मैं आपसे 2 मिनट के लिए आंखें बंद करने का निवेदन करूंगा। बिल्कुल। और आंखें बंद करने के बाद मैं आपको जो शब्द मैं कहूंगा, उस शब्द को सुनने के बाद आपके अंदर क्या प्रक्रियाएं आती हैं, ये आप बाद में शेयर करिएगा जी, ठीक है? तो आप आंखें बंद कर लीजिए। आइए हम इसको देखते हैं। मेरा पहला शब्द है मां। मेरा दूसरा शब्द है घर। अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब मैंने मां बोला तो आपको क्या दिखा? मुझे मां का शरीर दिखा। ठीक। और जब मैंने घर बोला तो आपको क्या दिखा? एक मकान, एक घर दिखाई दिया। अपना घर दिखाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने तो बचपन से पढ़ा है कि मां को ऐसा लिखा जाता है, मां, आ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, बिंदु। घर को ऐसा लिखा जाता है घ और र, वो क्यों नहीं दिखा? क्या बात, ये हुआ अपेक्षा, बिल्कुल सही। कुल ठीक है, जो भी हम मतलब पढ़ते हैं वो शाब्दिक है, वो बौद्धिक है, बौद्धिक है वो। पर हमारा जैसे ही शब्द बोला, भावनाएं जुड़ गई। भावनाओं का महत्व ये समझ सकते हैं आप कि जब आप किसी चलचित्र को, मूवी को देखते हैं, तो वो वर्चुअल में, जो इससे आपको कोई संबंध नहीं है, वहां पर अगर विलेन और हीरो के बीच फाइट हो रहा है जी, तो आपको भी क्रोध आ रहा है। बिल्कुल 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 आता है, सही बात है। तो ये क्या है? बौद्धिक रूप से देखें तो गलत है। बिल्कुल। आपको क्यों क्रोध आना चाहिए जिस व्यक्ति को ना आप जानते और जो सच्चाई में, वास्तविकता में है ही नहीं, पर आपको क्रोध आ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बार आ जाता है कि मशहूर चरित्र और खलनायक जो हमारे अभिनेता रहे हैं, प्राण जी, उन्होंने एक जगह कहा कि मेरे कैरेक्टर में इतना घूम जाता था कि आज तक किसी पब्लिक ने फिर अपने बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा। कैसे गए, तो वाकई किसी ने नहीं रखा। ये चीजें हुई कि केवल इतना कि भावनाएं हैं उनके साथ। देखिए, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, किसी ने गब्बर कहलाना पसंद नहीं किया, ठीक है। देखिए, अगर व्यक्ति विशेष में देखें तो अमजद खान बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति। तो बौद्धिक, वाकई आपकी बात से हम सहमत हुए कि बौद्धिक रूप से आदमी लेता है तो ज्ञान तो लेता है, लेकिन उसका चित्रण नहीं करता, सोचता नहीं है। जहां भी आती है बातें वहीं आती हैं, जो बातें आप कह रहे थे। क्योंकि वाकई हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि जब आपने बोला घर, तो मैंने घ और रा तो देखा ही नहीं। मैं तो एक अपना मकान जो मैंने बनाया है वो, और दूसरी प्रतिबिंब याद थी और सुंदर कैसे बनेगा माँ के साथ की वो भावना, मतलब भावनाएं की बात आप कर रहे हैं। जब मैंने माँ को देखा तो माँ के साथ मेरी भावनाएं दिख रही थी कि जो मैं माँ से अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर माँ मिलेगी तो हम उनके साथ कैसे मिलेंगे और मेरी माँ मुझे कैसे मिलेगी। तो वो ये बात तो आपसे सुनिए, भावनाएं हैं। तो डॉक्टर विवेक, जब भावनाओं की बात आती है जी, तो अब शायद ये साइंस भी मानने लगा कि जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे भावनाओं के थ्रू आ रही हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जो समय चल रही है, आप लोग भी हैं, आज पूरा विश्व मान रहा है कि हमारे पास जितनी भी डिसीजेस आ रही हैं जो करंट में है, चाहे हम हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे डायबिटीज की बात कर लें, इवन कैंसर की बात करते हैं, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है और कहीं ना कहीं इनका भावनाओं का रोल है। मगर एलोपैथ की जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, डायग्नोसिस पार्ट बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन बचाव नहीं हो पा रही है। और बहुत से लोग दावा करते हैं कि हमारे पास आ जाइए, आयुर्वेद वाले होते हैं, नेचुरोपैथ होते हैं, योगाचार्य बैठे बोलते हैं हम ठीक कर देंगे, जड़ से नष्ट कर देते हैं। कहां तक सही है ये? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पद्धतियां बनी हुई हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इन सबसे ऊपर एक और पैथी है सर जी, और वह पैथी है सिंपैथी। सिंपैथी, राइट। तो हर चिकित्सक को
अपने गुण और अवदोष दोनों पता है। बराबर है, बिल्कुल सही है। अपने गुण और अवदोष, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास कोई रोगी आता है तो हम अपने गुण अनुसार और उस रोगी के रोग के अनुसार जो वास्तविकता में उसके लिए जरूरी है वो होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह और अस्थमा ऐसा रोगी आता है, तो ऐसे रोगी की जीवन में जीवन शैली में परिवर्तन और प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं यहाँ पे टोक दे रहा हूँ आपको। आप जब से बैठे हैं आप कह रहे हैं जीवन शैली में परिवर्तन, हमारी शुरुआती आपने कह रहे जीवन शैली में, और मैं कई डॉक्टर्स बोलते हैं, आज एलोपैथ के भी डॉक्टर, डायबिटीज के पास जाओ तो अपनी लाइफस्टाइल बदल दे भाई जी। हाइपरटेंशन, तुम्हारी दिनचर्या बदली हुई है इसलिए तुमको बीपी बढ़ रहा है, ठीक कंट्रोल नहीं हो रहा है जी। मगर किसी ने आज तक लाइफस्टाइल बना के नहीं दिया कि आपकी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए जी। दूसरा, सब डाइट कंट्रोल करते रहो, तुम आपका मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा कम करो जी। अब सब मोटापा कैसे कम करें? लाइफस्टाइल सुधारो, डाइट सुधारो। अब साहब वो डाइट सुधारे कैसे, लाइफस्टाइल सुधारे कैसे, ये परिभाषित करने में शायद अभी हमारा जो चिकित्सक वर्ग है जी वो उतना सफल या सक्षम नहीं हो पाया है। मैं जी, देखिए इसी को कहते हैं स्किल। स्किल का अर्थ होता है जिस काम को जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है वो उसमें स्किलफुली अभ्यस्त हो जाता है। अच्छा, एक सर्जन है तो अगर वो रोज सर्जरी करता है तो वो उसमें दक्ष है। ठीक है, ठीक है। एक आंख का विशेषज्ञ है तो वो रोज आंखों को देखता है तो आंखों की प्रक्रिया का वो विशेषज्ञ है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं जीवन शैली की, तो जीवन शैली ये सारे हिस्से आते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा में। तो इसके विशेषज्ञ जो हैं वही तो आपको बताएंगे कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और भोजन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो स्किल वो काम वो दक्षता से कर सकता है। ठीक है। तो चूंकि चिकित्सक का काम सर्जरी है तो इन प्रक्रियाओं पर केंद्रित नहीं है। अब आप देखिए मेडिकल साइंस में ही तो इतनी उन्नति हो चुकी है कि हमारे शरीर के हर अंग के लिए एक चिकित्सक है। हाँ, मान ली हर अंग के लिए, दांत से लेकर मस्तिष्क से लेकर हार्मोन से लेकर छाती से नहीं, प्रत्यंगों का भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्टाइज कर रहा है अपनी विधा में। ठीक है। तो जीवन शैली ये हमें प्रकृति के अनुसार से चलना ही जीवन शैली है। अब प्रकृति के अनुसार चलना जीवन शैली कैसे हुआ? अगर प्रकृति सुबह बोलती है कि उठो इतने समय पर, सूर्योदय के समय पर उठो और इतने समय सो जाओ, तो उसके पीछे विज्ञान क्या है जो मेडिकल साइंस भी मानता है। उसके पीछे विज्ञान है कि जब हम सुबह जागते हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिजोल नामक हार्मोन सक्रिय होता है जी। कॉर्टिजोल सुना होगा आपने। तो ये सक्रिय हार्मोन है जो शरीर की सभी कार्य प्रणालियों को नियंत्रण करता है, जिसको स्टेरॉइड बोलते हैं आम भाषा में। जी बिल्कुल। वैसे ही जैसे ही रात होती है तो रात होते ही हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का सक्रिय हो जाना शुरू होता है। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? शरीर में जहां जहां रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है वहां पर वो रिपेयर और मेंटेनेंस करेगा। अब ये तो पहली बात हो गई, ये तो मेडिकल साइंस मान रहा है। दूसरी प्रक्रिया को समझें कि हमारे नासिकाओं में एक है दाहिना स्वर और एक है बायां स्वर। तो 12 घंटे दाहिना स्वर चलता है और 12 घंटे बायां स्वर चलता है। और आप बोलेंगे कि दायां स्वर कब चलता है? तो ये सूर्य पर केंद्रित है। जब तक सूर्य रहेगा दाहिना स्वर एक्टिव रहेगा। आप जब सांस छोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर आपका जागृत है, और रात के समय आपका बायां स्वर जागृत हो जाता है। पर आज विज्ञान ने, आधुनिकता ने जो हमारी जीवन शैली बना दी है, जिसमें हमारे सोने का कोई समय नहीं है। अगर मैं रात में मोबाइल लेके बैठ गया तो हो सकता है मैं वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को देखते देखते रात के 1:30 भी बजा दूं। और एक बार मैं किसी मीडिया में घुसता हूं तब तो मेरी नींद उड़ने वाली, क्योंकि वो आंखों की रोशनी तो मेरे शरीर के अंदर का मेलेटोनिन को खत्म कर देगी, तो मुझे नींद तो आने वाली नहीं। तो जब प्राकृतिक व्यवस्था को जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसी को ही गलत जीवन शैली कहा जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके कौन से मतलब जो आपने कहा, और मोबाइल वाली बात करी। डॉक्टर साहब जल्दी मैं 11 बजे सो जाता हूँ जी, मगर कल मैं भी कुछ सीख रहा था तो YouTube पे सर्च कर रहा था उसको और फिर अपने लैपटॉप में बैठ के काम करने लगा।
मुझे करीबन एक फोन आया रात को, उन्होंने फोन करके कहा सॉरी आपको रात को डिस्टर्ब करे, आप सो गए होंगे। मैंने कहा नहीं सोया नहीं हूँ। कैसे नहीं सोए, तभी तो 11 बज रहे, अपने 11:15 बज गए थे। तो मैंने कहा है 11:15 हो गए हैं क्या? खैर उनकी हमने बातें सुनी और कर लिया। सच बात यह है कि मैं अपने को डिसिप्लिन करने की काफी कोशिश करने की 11 बजे तक सोने चले जाता हूँ बिस्तर पे, लेकिन वाकई जब मोबाइल में कोई घुसता है और कुछ चीज इंटरेस्ट का आ जाए आपके पास में, तो कब 12 से 1 बजता है पता भी नहीं चलता, और शायद ये आपको आपकी लाइफ स्टाइल से दूसरी जगह खींच करके ले जा रहा है। डॉक्टर साहब लाइफ स्टाइल में अगले क्रम पे चलता हूँ, आप नेचुरोपैथी विशेषज्ञ हैं जी। अभी नेचर की बात चल रही है, लाइफ स्टाइल को चलना है तो आपको नेचर के साथ चलना होगा, और नेचर में 2 प्रमुख बातें हैं कि हमें शायद सूर्य और चंद्र को देख के चलना होगा जी। भोर उठने के पीछे का भी रीजन शायद वही है कि कब आपकी नाड़ी बदल रही है, स्वर बदल रहे हैं, उसके अनुसार से आपकी दिनचर्या चलनी चाहिए। लेकिन जब एक रोगी आता है आपके पास जी, एक तो सबसे पहली चीज है कि हमारा जो समाज है वहां पे अभी भी एलोपैथ की पैठ है जी, बिल्कुल सही। आयुर्वेद को वो थोड़ा सा मध्यम दर्जे का मानता है जी, और नेचुरोपैथी उसके भी पीछे है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी मिट्टी लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। सबसे पहला चीज है लोग आपकी तरफ आपकी बात को मानते कैसे, आप मनवाते कैसे हो कि ऐसा जाएगा? क्योंकि बाहर आए तो बोले समझ में कुछ नहीं आया जी, है ना, क्योंकि चीज तो उपलब्ध है ना घर पे, आप तो वही चीज बता रहे हो, उनको बाहर नहीं है तो माने कैसे? ना तो आप सुई लगाते हो, ना आप दवाई दे रहे हो जी, ना आप ड्रिप चढ़ाते हैं, तो उसको जो पेशेंट वाली जो फीलिंग होती है ना साहब जी, वो आती नहीं है। तो कन्विंस करने का क्या प्रोसेस रहता है या कैसे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वास्तविकता को छूता हुआ सवाल है। आप देखें कि अगर हमें समझना है कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या और कैसे कार्य करती है, उसका असर कैसे है, तो मैं बता दूं आपको कि बीमारी का मूल कारण क्या है जी। बीमारी का मूल कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना, शरीर में गंदगी के इकट्ठा हो जाना, और उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शरीर रोज करती है, पर हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना उस प्रक्रिया में कई बार बाधक बनता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुबह निश्चित समय पे 5 बजे उसको मोशन आता है, उदाहरण के लिए, अब वो उठता है 10 बजे, तो उसका मोशन बाधित हो गया, बराबर है, तो ठीक से पेट साफ नहीं होगा, बराबर। अगर आप ये बताइए जिस जगह से ठीक से गंदगी नहीं निकली है उस जगह पे काम कैसे ठीक से होगा? सही है, सही है। तो पहली चीज तो हम ये समझाते हैं लोगों को कि शरीर को शुद्ध करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। शरीर की शुद्धिकरण है, शरीर का शुद्धिकरण ही प्राकृतिक चिकित्सा है। शरीर में जहां से गंदगी निकलने के 4 रास्ते हैं, नासिकाएं, त्वचा, आंतें और किडनी। इनके माध्यम से शरीर की गंदगी को निकालने में सहायता करिए, यही प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है, कुछ विशेष नहीं कर रहा है। वैसे चिकित्सा मत इसे जीवन शैली समझिए, शरीर का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है। तो जैसे ही शरीर शुद्ध होता है वहीं से आपको स्वस्थ लगना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अब आपने कहा कि बोलबाला तो एलोपैथी चिकित्सा का है, जिसको मैं स्वीकार करता हूं। उसके पीछे कारण है कि जैसे ही शरीर में गंदगी इकट्ठा होती है, गंदगी इकट्ठा होने के साथ ही वहां पर कीटाणु जन्म आएंगे, जहां गंदगी होगी वहां कीटाणु आएंगे। स्वीकार करते हैं इस बात को? या पहले कीटाणु आएंगे फिर गंदगी आएगी? नहीं, इस बात तो पहले गंदगी आएगी तभी। हाँ, तो फिर आप उन कीटाणुओं को मारने के लिए अगर एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं उस गंदगी को निकालने की बजाय, तो क्या आपका उपचार सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सही। मतलब कुल मिला के हो गई है कि साहब घर के अंदर में कचरा आपने इकट्ठा कर रखा है और उसके ऊपर से हिट डाल रहे हो मच्छर मारने के लिए। कचरा नहीं हटा रहे हो आप, कछुआ छाप अगरबत्ती और न जाने कितनी चीजें छिड़काव कर रहे हो, और फिर भी बोलते हो यार मच्छर तो काटे जा रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है। तो अब आप इस मूल को समझ लिए तो मेरे सवाल का जवाब आपको मिल गया है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर नेचुरोपैथी को जो मैं अब समझ पा रहा, जो बार बार आप कह रहे हैं शुद्धिकरण है, डिटॉक्सिफिकेशन का रोल होता है, तो ये रोग को ठीक करना छोड़ के जीवन शैली का ठीक उस प्रकार की हो गई कि आप एक प्रकार से सर्विस सेंटर बन जाता है बॉडी का। एग्जैक्टली मैं सही हूं? अगर मैं शरीर को कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये मशीन है,
एग्जैक्टली। तो ठीक मेरी कार की तरह मेरी बॉडी भी है फिर। हाँ बिल्कुल। तो अगर कार को सर्विस सेंटर भेजना है तो शरीर को भी सर्विस सर्विस सेंटर सेंटर, तो भेजना है। नेचुरोपैथी जो है वो शरीर की सर्विसिंग और क्लीनिंग है। क्लीनिंग एंड सर्विस सेंटर है। और मैं आपको बता दूं कि जो एलोपैथिक चिकित्सा के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स, वो एक बहुत सुंदर सी बात कही उन्होंने, जी। जो हर देखने वाले को पता चलनी चाहिए कि जितनी बीमारियां जो हो रही है ना, जी, उसमें 70% रोल भोजन का है, हाँ 30% बाकी चीजों का है। बिल्कुल। वो 70% जो रोल भोजन का है, उसको भोजन को ठीक किए बिना ठीक कैसे कर पाएंगे? जी, मैं आ रहा हूं एक और चीज भोजन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि भोजन पर एक अच्छी रिसर्च भी अभी सामने आई है इंडियन डाइट को लेकर के। मैं वो भी चर्चा आपके साथ कर लूंगा, क्योंकि ये टोटल नेचुरोपैथी की और आयुर्वेद को सपोर्ट करने वाली बात हुई है, मार्च के महीने में पब्लिश हुई है। पर एक चीज होती है कि अभी जो समय जो चल रहा है जी, सबसे ज्यादा जो बीमारियां आ रही है सब वो पेट संबंधी आ रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये बड़ी कॉमन है लोगों के पास में। उसके बाद तो फिर कहीं आंत काट रहे हैं तो कहीं लीवर निकल रहा है जी। और आप लगातार देखिए हमारे रायपुर में ही अब इतने बड़े बड़े अस्पताल अब वो नहीं बोल रहे कि हम आपका ये बीमारी ठीक करेंगे, श्वास के रोगी आज फलाना किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे, लंग्स ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब रिपेयर नहीं, सीधे सीधे एक्सचेंज ऑफर चालू हो गया है हमारे बॉडी पार्ट का। तो ये जो चल रही, क्या ये सारी की सारी आप अभी मानते हैं खान पान से है और गंदगी से है? अगर ये है ऐसा तो इनके लिए आप जो सर्विस सेंटर है आपका नेचुरोपैथी का आरोग्यम, इसमें कैसे करते हैं? बिल्कुल, जब हमने ये कहा तो मुझे जो सिद्धांत बताना था, जो उन्होंने कहा था कि when your food is right, there is no need of any medicine। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलोपैथी की चिकित्सा के जो जनक है वो कह रहे हैं। when your food is right, there is no need of medicine, and when food is wrong, medicine is of no use। अब मान लीजिए मेरे पास कोई रोगी आया, जैसे आपने कहा कि पाचन क्रिया की गड़बड़ी बीमारियों का कारण बन रही है, जहां पाइल्स जैसे रोगी हो रहे हैं, तो मैं आपको अगर एक सिंपल से सिद्धांत बताऊं, अगर मैं ये बता दूं कि स्वस्थ रहने के ये सिद्धांत है, तो आपको बीमारी का कारण अपने आप समझ में आ जाएगा। जी, तो बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि स्वस्थ रहने के 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है 2 बार भोजन करो, पका हुआ भोजन 2 बार, और 1 बार फल और अंकुरित अनाज सलाद लो कच्चा में 2 बार, 1 बार कच्चा 2 बार पका। हाँ 2 बार पका, ठीक। दूसरी बात है, सिद्धांत है कि 3 लीटर पानी शरीर से निकल जाता है, उतना ही पानी शरीर को देना है, ठीक है। तीसरा एक सिद्धांत है कि 1 घंटे का शारीरिक श्रम या योग व्यायाम जो आपको उपयुक्त लगता है अपने शरीर अनुसार वो करना है, ठीक है। चौथा, समय समय पर पाचन क्रिया को आराम देना है, उपवास करना है। और 5वां, जहां योग का महत्व आता है, ध्यान करना है। तो ये 5 बातों पर स्वास्थ्य छुपा हुआ है। तो अगर 5 बातों में स्वास्थ्य छुपा हुआ है तो कैसे? तो इसको समझते हैं कि अगर आज के शरीर में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी की, बहुत बड़ी, ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में कहा गया कि हमारे भोजन में 80% हिस्सा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, 80% हिस्सा क्षारीय अर्थात एल्कलाइन होना चाहिए और 20% हिस्सा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि शारीरिक भोजन कौन कौन से हैं और एसिडिक में कौन कौन से, समझ नहीं आएगा लोगों को, तो समझ में नहीं आएगा तो कौन सा लोग एसिड अल्कोहल पी रहे हैं। तो अब उसका वर्गीकरण कर दें। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं सारे एसिडिक चीजों का, जी। जितने भी अनाज हैं, जितने भी अनाज हैं सब एसिडिक हैं। तो गेहूं, चावल, जितने भी आप ले रहे हैं ये एसिडिक में, एसिडिक हैं, ठीक। चलो, जितना शुगर, सॉसेस, टी, कॉफी, सॉल्टी फूड, स्पाइसी फूड, ये सारी चीजें एसिड में। हाँ, बिस्किट, मिक्सचर, नमकीन, ये जो खाद्य पदार्थ है जो हमें बड़ी पसंद आती है, प्रोसेस्ड फूड जो है, पैक्ड फूड्स हैं, ये सारे एसिडिक हैं। सब थम्स अप, लिम्का, कोको कोला, वो भी एसिडिक हैं, वो तो और ज्यादा एसिडिक है। रेड बुल पीते हैं सर एनर्जी के लिए, सुपर एसिडिक है। आपको बता दूं कि जो बोतल बंद पानी आता है ना, वो भी एसिडिक है। एक बार बोतल बंद पानी भी एसिडिक है सर। उसको सबसे बढ़िया बोल रहे हैं शुद्ध है, नहीं तो वो तो उसका पीएच टेस्ट करवाइए ना। पीएच टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सच्चाई।
अब न्यूट्रल पीएच क्या होता है? 7.4। 7.4। ठीक है। अब सवाल उठता है कि हम अगर दिन की शुरुआत सुबह चाय और बिस्किट से करते हैं, जो बाय नेचर ही एसिडिक है, तो मेरे शरीर में सबसे पहले क्या बनेगा? एसिड। और एसिड बनेगा मतलब मुझे खाऊं भूख लगेगी बार बार, नकली भूख भी लगेगी। वास्तविकता में शरीर को इतनी आवश्यकता है क्या? तो सवाल उठता है, शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं है। जिस अनाज को बनने में 6 महीने लगता है, उसको पचने में भी तो समय लगेगा। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, फिर भी साल में 2 से ज्यादा फसल नहीं उगा सकते आप अनाज की। तो सब्जियों की बात नहीं कर रहा। सही है, बिल्कुल। तो ये बताइए कि बाकी 6 महीने में पृथ्वी अपने आप को तैयार करने का भी तो समय लेती है। तो यहां पर क्या सिद्धांत आया कि उस भोजन को जिसको मैंने खाया है, उसको खाने के बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा उसके पाचन की क्रिया को पूर्ण होने के लिए। ठीक है। अब मेरे शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा है ना, तो होगा ये कि मुझे बार बार खाने की इच्छा होगी। और संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा जो है वो एंटा एसिड ही है। एंटासिड है। और एंटा एसिड इतनी बिक रही है, तो आप एसिडिक चीजें खा रहे हो तो एंटा एसिड खाओगे। एंटा एसिड खाने से क्या होगा? एसिड प्रोडक्शन आपने बंद कर दिया, तो फिर आपने चाय पिया, फिर से बाहर से डाल दिया। अंदर का बंद कर रहे हैं और फिर चाय बाहर से डाल रहे हो। तो क्या ये समाधान हो सकता है? आपकी नजरों में ये समाधान है? या किसी चिकित्सक को जो इस बात से भली भांति परिचित होगा, क्या उसकी नजरों में ये समाधान है? पर समाधान के रूप में तो वो ही दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अल्कलाइन फूड की बात करूं तो अल्कलाइन फूड क्या क्या है? तो जितने फल, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सारे अल्कलाइन हैं। अब आप बोलेंगे सर सिट्रस पर अल्कलाइन, बोले हाँ है। सारे कच्चे सलाद वाली चीजें, छाछ, दही। देखिए जो भी आपने बात की, जैसे कि साइट्रस फूड है, जैसे संतरा खा लेते हैं, नींबू है, ये अल्कलाइन में आते हैं। ये शरीर के अंदर जाके अल्कलाइन हो जाता है। शरीर के अंदर जाके, बाहर भले खट्टा है, बाहर खट्टा है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट भी है कि अधिक खट्टा खाना तो ये खा सकते हैं। अधिक खट्टा खाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बीच में ले रहा हूँ ये प्रश्न को, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए ज्यादा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूँ। हम नींबू को खट्टा मान लेते हैं, आम का मौसम आया हम इसको खट्टा मान लेते हैं, संतरा वो भी हम खट्टा में लेते हैं। तो अभी आपने कहा ये क्षारी है जी, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्गीकरण चाहूंगा सर, क्षारी और खट्टे को। देखिए सिट्रस फ्रूट्स हमारे शरीर में जाकर के बाय नेचर अल्कलाइन हो जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए शहद के साथ मैंने नींबू लिया, तो दोनों मिल करके एक अच्छा अल्कलाइन वाटर बन गया। अच्छा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं सिट्रस फ्रूट्स खा रहा हूं, उसके साथ में अगर थोड़ा गैप करके कच्चे सलाद और अनाज, बेसिकली मूंग की बात कर रहा हूं, सारे अनाज में, सारी दालों में सिर्फ मूंग ही ऐसा है जो अल्कलाइन है। इसलिए आप देखिए कभी प्राथमिक चिकित्सक पास जाएंगे, बोलेंगे मूंग दाल खाओ, चिकित्सक बोलेगा मूंग दाल खाओ। अच्छा ये बताइए, आप छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल आप जाते हो किसी व्यक्ति को देखने के लिए, तो आप समोसा लेके क्यों नहीं जाते, फल लेके क्यों जाते हो? सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। जितनी तली हुई चीजें हैं, तो वो क्यों ले जा रहे हो आप रोगी के लिए? ले जाओ ना, क्या दिक्कत है? वही खा के अस्पताल गया था। चले, ये हुई क्षारी और अम्ल की बात में। तो हमें अधिक से मात्रा क्षारी लेना चाहिए। इसलिए 2 बार पका हुआ भोजन करिए और 1 बार ऐसी चीजें ले लीजिए। तो ये पहला भोजन का सिद्धांत हो गया। इससे ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स नहीं होगा। अच्छा, जो ये बातें कही आपने, तो कहीं कहीं पे जब हम सर्च करते हैं, खास करके यूट्यूब वगैरह में बहुत सारी वीडियो, सर कोई बोलता है कि एकदम सवेरे सवेरे उठो तो आप फल ही फल खा के रह जाओ जी। खाना है तो खाने का गैप 12 घंटे का होना चाहिए जी। ये भी कहा, तो लोग खाने को अपने हिसाब सर्च करते, 12 बजे खाए तो रात को 12 बजे खाना खा लूंगा, 12 घंटे तो गैप हो गए ना हमारे। कोई बोलता नहीं शाम को फल, कोई बोलता शाम को फल नहीं खाना, रात को फल नहीं खाना चाहिए। तो कुछ नेचुरोपैथी के हिसाब से सर हमें ना किसी सिद्धांत को समझने के लिए सिर्फ हमें प्रकृति के सिद्धांत को समझना है। ठीक है, प्रकृति चलती है सर, धूप में सूर्य के साथ में भोजन बनता है, सूर्य के साथ भोजन, और सूर्य के साथ भोजन बनना बंद हो जाता है बिल्कुल पौधे में। ठीक, बिल्कुल। तो हमारी पाचन क्रिया भी सूर्य के साथ चलती है, तो हमें सूर्य के अनुसार से चलना है, वही हमारी पाचन क्रिया होगी। तो अगर आप बात कर रहे हैं पहले के जमाने की बात, तो वो सुबह 10-11 बजे खाना खाते थे और शाम को 5-6 बजे खाते थे। सही है। और रात में क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि रात में लाइट नहीं होती तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, रात में कीटाणु गिर जाएंगे,
खाना बना रहे हो अंधेरे में, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, आज तो विज्ञान ने प्रगति कर ली, तो हम रात में भी बना लेते हैं। ठीक है। पर सवाल यह है कि जिस भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्या वो रात में प्राप्त है या कम मात्रा में प्राप्त है? कम मात्रा में प्राप्त है। प्रकृति भाई हमें को या तो घर में फिर तुलसी जैसे पौधे लगा के रखने पड़ेंगे आंगन में, जो पहले के घरों में बीचों में तुलसी वाला पौधा होता था और चारों तरफ सभी कमरों में रात में वो ऑक्सीजन देता था। बराबर है। तो आज तो वैसी परिस्थिति नहीं है। आज तो कंक्रीट बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं हम लोग। मनी प्लांट लगा लेते हैं घर के। हाँ, मनी प्लांट तो लगा ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जब रात में शरीर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो खाया हुआ भोजन है इसका पाचन कैसे होगा? ठीक है। तो हमें चलना है सूर्य के सिद्धांत से। 12 बजे शाम 12 बजे अगर आपने दिन में खाना खाया, शाम को 6-7 बजे खाया, इससे ऊपर आपने खाना खाया, तो आप खा रहे हो, उसका क्या लाभ मिलेगा, ये प्रश्न चिन्ह रहेगा मेरी ओर से। अगर मैं शाम को 6 बजे खाना या 5 बजे खा लेता हूँ, नहीं खाता चलो उसके बाद में जी, लेकिन उनका काम का नेचर सर ऐसा है कि उनको 11-11:30 तक जगना है, 12 तक जगना है। यंग बच्चे भी हमारे साथ में कई काम करते हैं, तो उस दौरान पे उनका मजबूरी है कि वो नहीं खाएंगे खाना। ये मैंने एक ऑब्जर्व बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, वो खाना खा लेते हैं 6-7 बजे, घर में मम्मी पापा ने तैयार बोल दी इतने बजे खाना है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना जो पैक्ड फूड है, क्योंकि काम कर रहे हैं रात को 3 बजे 2 बजे तक उनको काम करना, उनका जॉब ऑफ नेचर है। जी बिल्कुल सही। तो उस दौरान फिर वो चिप्स कुरकुरे और इसलिए खाना करते हैं। उनके लिए क्या बोलेंगे एज ए नेचुरोपैथ? सर, जब हमारे सामने 2 विकल्प रखे हों, एक अच्छा और एक बुरा जी, तो हम बुरे विकल्प को चुनेंगे कि अच्छा विकल्प को चुनेंगे? चुनना सर अच्छा, ये तो मेरे हाथ में है ना। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि आप जीवन शैली को बदल ही नहीं सकते, रात में आपको जागना ही पड़ेगा, ऐसे में आपके सामने एक चिप्स वाला विकल्प भी पड़ा हुआ है और एक एप्पल वाला विकल्प भी पड़ा हुआ है। जी, निर्णय आपको लेना है। बिल्कुल सही, निर्णय आपको लेना है। तो हमारा यह कार्यक्रम रहता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग फॉर लाइफ। आप जुड़े हैं लाइफ कैंपस के साथ में, बातें जारी रहेंगी प्रकृति के साथ में। डॉक्टर साहब, बीमार हो गया, पर आपकी जो शैली है वो थोड़ा सा देख करके लोगों को थोड़ा सा एक प्रकार से संकोच भी लगता है और भय भी लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आदत है, काफी समय पहले मैं साइनस को लेकर परेशान, तो मैं भी नेचुरोपैथी के लिए करना गया था साहब। वो नाक से पानी डालना, इधर से निकालना, इधर डालना, जाना, वो तो चलो एक बार चल भी गया, पर सर एक जो तार ला के दिए, बोले यहाँ से डालो साहब, यहाँ से निकालो साहब, तो सर ये भय उत्पन्न है। अब मैं इसको आपसे इसको भी समझूंगा नेचुरोपैथी के विभाग नेचुरोपैथी का है। देखिए, नेचुरोपैथी में क्या कर रहे हैं वो, आपको अगर बार बार साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि या तो आपको किसी चीज से एलर्जी है, या आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा डस्ट इकट्ठा हो रहा है, खासकर लंग्स में। अब लंग्स सर कॉटन का गद्दा तो है नहीं कि ऐसा ऐसा ठोके और डस्ट बाहर निकल गया। ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो शरीर उस डस्ट को निकालने के लिए कफ बनाएगा, क्योंकि ऐसे तो निकल नहीं सकता जी। तो जैसे ही कफ बनाएगा तो वो डस्ट उस कफ में चिपक करके उसके माध्यम से बाहर निकल पाएगा। ठीक है। तो शरीर गंदगी निकालने का पहले अपना रास्ता बनाता है। पर आप बोले मैं कफ सहन नहीं कर पाऊंगा, तो आपने दवाई खा ली, वो कफ सूख गया और फिर वहीं पर इकट्ठा हो गया। फिर शरीर कुछ दिन बाद कोशिश करेगा, फिर आप सुखा दोगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि शरीर की हर प्रक्रिया में आपने अगर बाधा पैदा की तो वो बीमारी बड़ी करके बन के आ रही है। अब इसके साथ जब आप साइनस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एलर्जी, अब एलर्जी का क्या इलाज है? अगर आपको प्रकृति के मौजूद वस्तुओं से एलर्जी हो रही है, या डस्ट से एलर्जी हो रही है, या पॉलन ग्रेन से हो रही है, या किसी पर्टिकुलर भोजन से हो रही है, तो जैसे ही आपने उस चीज के संपर्क में आप आए, आपके शरीर में एक एलर्जी से लड़ने के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होगा जिसको हिस्टामिन बोलते हैं जी। तो जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा, छींकना, नाक का लाल हो जाना, नाक का बहना, ये सब प्रक्रियाएं शरीर शुरू कर देगा, क्योंकि शरीर को लग रहा है कि कोई गंदगी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, वो बार बार उसको निकालने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो ये जो हिस्टामिन है, अब आप एंटी एलर्जी क्या लोगे? तो एंटी हिस्टामिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आपके शरीर में एलर्जी होने ही ना दूं तो ये तो मानते यार, अक्सर ये कहा जाता है कि आप पता करो कि आपको किससे एलर्जी है। मैं आपको होने ही ना दूं और वो एलर्जी से दूर भागो। अगर आपको डस्ट एलर्जी है, आप डस्ट के पास मत जाओ। देखिए, मान लीजिए
कोई व्यक्ति आपके पास आया जी। और आपसे उलूल जुलूल बातें करने लगा फालतू की, तो आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा? आएगा ना। वो आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा, आपको क्रोध आएगा? बिल्कुल आएगा सर। आएगा, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपकी जगह पे बुद्ध को बैठा दूं तो तो समझ में नहीं आया उसको तो क्या है, तो वो तो बोलेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो वैसे क्या कर रहे हैं सर, गंदगी एलर्जी किन चीजों से हो सकती है? मैंने करवाई नेति जी, ठीक। नेति का काम क्या है? नेति का काम है नेसल म्यूकोसा का डिसेंसिटाइजेशन। अच्छा। तो नमक पानी से सफाई हो रही है, कैथेटर से मैं ऐसा एलर्जन डाल रहा हूं कि इस एलर्जन से बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाए। डिसेंसिटाइज हो जाए मतलब जैसे ही वो एलर्जन हमारे नाक के पास आएगा, उससे बड़ा एलर्जन हमने उसमें पहले ही डाल डाल के उसको आदी बना दिया है। अच्छा। कि वो वाला एलर्जन बोलेगा रे इससे बड़े बड़े लड़का मैं, तू भाग मुझे नहीं होगा तेरे से असर। अब पहले तो तुझे देखते ही मुझे असर हो जाता था। हाँ। अब आप बुद्ध के संपर्क में आ गए, अब वही व्यक्ति आया, आपको उसने उलूल जुलूल बातें कही, इस बार आपने बोला कुछ नहीं, कोई बात नहीं। राइट 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 राइट। पर इसी की तरह पे अब हम जैसे जो मसाज के ऊपर हम आते हैं जी, आज के दिन में, एक आपका नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का बॉडी डिटॉक्स का जी एक सबसे सशक्त माध्यम में जी। आप आते हैं अभ्यंगम पे। डॉक्टर साहब, अभ्यंगम तो चालू हुआ, पुरानी पद्धति है, बिल्कुल, लेकिन आज जो जोर है वो स्पा का आ गया है जी, और हर जगह पे स्पा सेंटर है जी। लोग स्पा की ओर आकर्षित ज्यादा हो जाते हैं, अभ्यंगम की ओर कम होते हैं, जबकि और ये बाहर होता है कि थेरेपी लगभग दोनों एक जैसी है। अंतर क्या है स्पा में और अभ्यंगम? ओके, ठीक है। अंतर पूछ रहा हूं, बाकी चीजों को छोड़। अगर देखिए हम समझें तो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति स्पा क्या है, क्या बेसिकली स्पा का शाब्दिक अर्थ समझें तो जो झरना होता है ना जी, वो स्पा है, शावर, ठीक। तो हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन लगता है। या हम बहुत थके हुए रहते हैं और गर्म पानी से स्नान करते हैं तो कैसा लगता है? बॉडी रिलैक्स लगती है। तो स्पा का मूल उद्देश्य है रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल बॉडी एंड माइंड थ्रू मसाजेस, थ्रू कोल्ड शावर, थ्रू स्टीम, इतने पर ही वो केंद्रित है। ठीक है। वो माहौल ऐसा बनाएगा, एम्बियंस ऐसा बनाएगा कि उस एम्बियंस को देख करके आप खुश हो जाओ। जैसे प्रकृति को देख करके हमें बड़ा आनंद आता है ना, तो वैसे ही। पर अगर मेरे पास कोई व्यक्ति अभ्यंगम के लिए आ रहा है, जो 7 मूवमेंट बेस्ड स्वीडिश मसाज जिस मेथड में हम लोग करते हैं, उसका मूल उद्देश्य है शरीर में छुपे हुए दर्द को ठीक करना, ठीक। तो जब तक दर्द का कारण क्या है? दर्द का कारण है उन मांसपेशियों में बहुत सारा लैक्टिक एसिड का इकट्ठा हो जाना होता है, थक जाता है व्यक्ति, एक्सर्शन होता है तो मांसपेशियां थकी हुई रहती है। तो मूल है जो मसाज का कि वो प्रॉपर ड्रेनिंग में हेल्प करे, गंदगी को साफ करे, और मसाज के मूवमेंट जो है किस जगह पे किस स्थान पे कैसा होना चाहिए। तो नेचुरोपैथी ने हर चीज के लिए विधिवत बताया कि अगर पेट पे कर रहे हैं तो पेट में आंतों की दिशा में मूवमेंट होना चाहिए। तो एक थेरेपेटिक मसाज और एक रिलैक्सेटिव मसाज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्पा अपना काम कर रहा है और प्राकृतिक चिकित्सा अपना काम कर रही है, क्योंकि उसके पास आने वाले लोग दर्द से ग्रसित हैं और इन मांसपेशियों को ठीक करने के लिए जो मर्दन चिकित्सा है ये आई कहां से है? ये मिट्टी से आई है। मिट्टी जो कुम्हार रौंदता है, बनाता है, वही तो प्रक्रिया हम लोग हाथ से कर रहे हैं। तो जब मिट्टी से आई हुई प्रक्रिया है तो उन मांसपेशियों को आप ये सोच करके डील करिए कि इस मांसपेशी ने वो भोजन खाया है और उस भोजन के कारण से इसके शरीर में प्रभाव है। अच्छा, आप अनुभव करिए कि किसी दिन आपने पूरी छोले और ऐसा खाया हुआ है, उस दिन आपको गरिष्ठ भारी भारी लग रहा होता है, या जिस दिन आपने सिर्फ फल खा के निकले हैं आप उस दिन? नहीं, वो बात सच है कि जो फल आदमी फलाहारी होता है तो दिन तरोताजा ज्यादा रहता है। बस, और जितना इस तरह के मसाले वाले खाना खाते हैं तो लेथार्जिक रहेगा, लेथार्जिक रहता ही है। वो तो हमारी थी, मैंने एक बार और ऐसी वीडियो चर्चा में कहा था, दर्शकों को और दिला दूंगा, वीडियो में लिंक भी भेजूंगा। जैन मुनि के बारे में चर्चा कर रहा था मैं कि नवरात्रि के समय में हम लोग नहीं खाना खाते, उपवास रहते हैं 9 दिन का और भोजन ही लेते हैं, तरल पदार्थ लेते हैं, तो ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। बिल्कुल। और सीढ़ियां भी माता जी के दरबार पे बड़े दौड़ते चढ़ जाता है आदमी।
लेकिन वही बाकी दिन हम बढ़िया छोले भटूरे दबा के जाते हैं, पुलाव खाते हैं, तो फिर वो उस पे जाना पड़ता है सर्वो गंडोले में जाना पड़ता है। तो ये तो है अंतर जी। और ये मांसपेशियों में भी उसी का फर्क पड़ता रहता है का, उसको अपन पे कर तो रहे हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा में उन मांसपेशियों की गंदगी निकालते हैं और गंदगी निकालने के साथ साथ सबसे पहले हम पेट की सफाई करवाते हैं। जी। तो सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है इंसान को जब माथा ठंडा। देखिए सर, स्वास्थ्य रहने के 3 नियम है। माथा ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। क्या बात है, माथा ठंडा, पेट नरम, और पैर गरम होना चाहिए। तो हम लोग मिट्टी पट्टी लगाते हैं माथे पे, पेट पे। हाँ। तो मिट्टी पट्टी लगाते हैं, माथा कूल, हर कंप्यूटर को शांत रहना है। बिल्कुल। और पेट में जैसे मिट्टी पट्टी लगाते हैं पूरी गर्मी खींच लेता है और आंतों को नरम कर देता है। फिर एनिमा दे करके पेट की सफाई करवा देते हैं। सही और उसके बाद जब मैं मालिश करूंगा, कचरा निकलने के बाद, उसमें क्या आनंद है सर। तो देखना है कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए या आनंद चाहिए। हाँ, दोनों अलग अलग चीज आनंद है। है। अगर आप ले रहे हैं तो मसाज तो कहीं भी हो सकता है और हर दुकानों पे मसाज हो सकती है, लेकिन अगर आपको शरीर की वाकई गंदगी निकालना है तो वर्षों से चली आ रही वैदिक पद्धति पे हो रहे अभ्यंगम का सहारा लेना पड़ेगा। तो सब बहुत सारी बातें आपसे करने को रहती हैं, क्योंकि जो चित्र है जिंदगी से जुड़ी हुई है और आप जिंदगी और प्रकृति को साथ लेकर के चल रहे हैं, पर समय की अपनी बाध्यता होती है। मैं आगे चल करके आपसे अन्य रोगों के ऊपर से बात करूंगा कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका, जैसे भी आपने कहा एलर्जी का ये है, एलर्जी का समाधान जनरली मॉडर्न मेडिसिन पे नहीं आता है, हम खाते चलते रहे। अभी एक और चीज आई थी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोरियासिस, एक चर्म रोग का बड़ा रोग है, उसका भी एलोपैथ के पास या मॉडर्न मेडिसिन के पास में उतना कारगर इलाज नहीं है। लेकिन मैं जहां तक आपसे जान ही लेता हूँ, इसका भी आपके पास नेचुरोपैथी में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी की बात कर, नेचुरोपैथी में भी कौन से सोरियासिस की जो मैंने अपने अभ्यास में सीखा है जी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, हर व्यक्ति के गुण और अवगुण है या कमियां हैं। बिल्कुल है। तो मुझे ऐसा लगता है सोरियासिस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी का उपचार सबसे बेस्ट है। होम्योपैथी का उपचार बेहतर है, बिल्कुल। पर उस होम्योपैथी के उपचार को अच्छे से कार्य करने के लिए शरीर का शुद्धिकरण प्राकृतिक चिकित्सा से हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। खुल करके बोले, बहुत बिरले डॉक्टर होते हैं जो ये बोले कि नहीं हमारे पास से ज्यादा उसका बेहतर है। तो मैं साधुवाद करूंगा आपको इसके लिए कि आपने बड़े खुले दिल से इस बात को कहा कि सोरियासिस का जो इलाज अगर आपको लेना है, दूसरी पद्धति है होम्योपैथी चिकित्सा, वहां पे करें। लेकिन उसके साथ साथ में शरीर की जो अंदर की शुद्धिकरण है, क्योंकि रोग तो अंदर से ही आ रहा है, उसके लिए आप नेचुरोपैथ का सहारा जरूर लें। प्रकृति के साथ में बने रहे लाइफ कैंपस के साथ में। मैं शख्सियत के अगले प्रोग्राम में किसी विषय और रोग के साथ में आऊंगा और उस समय डॉक्टर विवेक से पुनः एक बार बात करूंगा, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है कि आपकी काया रोगी नहीं निरोगी रहे, आप भोगी से योगी बने।